हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है, जो कि 5 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है ब्लैक एंड ग्रे। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई दिखावे के लिए तो नजर आती है, लेकिन भरोसे को प्रेरित नहीं करती। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु: वैश्विक प्रहरी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की अगली बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान द्वारा लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशन कमांडर और 2008 के मुंबई हमलों से संबंधित आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी की गिरफ्तारी का भारत ने स्वागत किया है, लेकिन इसे पर्याप्त संदेह से भी देखा जा रहा है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि FATF की जो प्लेनरी मीटिंग है वो अगले महीने फरवरी में होने वाली है। उसी मीटिंग से ठीक पहले पाकिस्तान ने अपने यहाँ लश्कर ए तैयबा के जो ऑपरेशन कमांडर है ज़कीउर रहमान लखवी, उसको पकड़ा है और उसको अरेस्ट कर लिया है। भारत ने इस कदम की सराहना तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत इस कदम को संदेह की दृष्टि से भी देख रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की स्थिति पर जब भी निर्णय का समय निकट आता है, पाकिस्तान ऐसी ही दिखावे की कार्रवाई करता है ताकि FATF बैठक में उसके अनुकूल निर्णय प्राप्त हो सके। देखिए, पूर्व में भी ये देखा जा चुका है कि पाकिस्तान ने कई बार FATF की जो मीटिंग्स हैं, यदि FATF में पाकिस्तान के स्टेटस की बात करें तो पाकिस्तान को इस समय ग्रे लिस्ट में रखा गया है और पाकिस्तान लगातार एक लंबे समय से अपने आप को इस ग्रे लिस्ट के स्टेटस से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखा गया है कि जब कभी FATF की प्लेनरी मीटिंग होने वाली होती है, उसी समय के आसपास पाकिस्तान अपने यहाँ जो आतंकवादी हैं, जो उसके यहाँ आतंकवादी पनप रहे हैं, उनको गिरफ्तारी दिखा करके उनकी एक तरीके का ढोंग रचता है और FATF को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वह खुद आतंकवादियों की समस्या से पीड़ित है और साथ ही साथ वो हर भरसक प्रयास कर रहा है जिससे कि आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। आतंकी वित्त पोषण मामलों में हाफिज सईद और अन्य लश्कर नेताओं की गिरफ्तारी और अदालत में उनकी दोष सिद्धि FATF निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप आतंकवाद रोधी और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को संसद में पारित करना और अलग अलग समय पर आतंकवादियों की नई सूचियों को जारी करना, ये सभी कदम उसी समय उठाए गए जब FATF द्वारा पाकिस्तान की स्थिति की एक समीक्षा की जानी थी और उसे ग्रे या ब्लैक लिस्ट में रखने के बारे में निर्णय लिया जाना था। मैंने आपको यही बताया कि कई मीटिंग्स से पहले पाकिस्तान लगातार ये कदम उठा चुका है, चाहे वो हाफिज सईद को जेल में पकड़ करके उसके ऊपर जो कोर्ट केस चला उसके बाद जो उसको सजा मिली, चाहे हम इस मामले को देख लें, चाहे अन्य कई लश्कर ए तैयबा के जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ने की बात हो, साथ ही साथ टेरर फंडिंग को लेकर के आतंकवाद को रोकने के लिए अपनी संसद में कई कानूनों का प्रस्तुत करना और उसके अलावा समय समय पर आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी करना, ये सब इनिशिएटिव्स, ये सारे कदम उस समय उठाए गए हैं जब कुछ न कुछ समय के पश्चात FATF की मीटिंग होने वाली होती है। तो इससे एक संदेह ये तो बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म होता है, पक्का होता है कि पाकिस्तान की ये जो गतिविधियां हैं वो इस समय पूरा प्रयास सिर्फ इस चीज के लिए कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके।
ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से पाकिस्तान को कई तरह से, कई जगहों से जो फाइनेंशियल एड, जो फाइनेंशियल मदद मिल सकती थी, वो नहीं मिल पा रही है। FATF के एशिया प्रशांत संयुक्त समूह की बैठक इस महीने जनवरी में होने वाली है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर फरवरी में FATF के पूर्ण सत्र में पाकिस्तान की स्थिति पर अंतिम निर्णय लिया जाना है। यदि हम लोग बात करें तो FATF का जो एशिया प्रशांत संयुक्त समूह है, वो जनवरी में उसकी बैठक होगी और जनवरी में जो बैठक होगी कुछ सिफारिशें तय की जाएंगी, जिससे अगले महीने FATF की जो पूर्ण मीटिंग होने वाली है, जो पूर्ण सत्र होने वाला है, उसमें पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से डाउनग्रेड करके ब्लैक में भेजा जाए या ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल करके पाकिस्तान के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं उन्हें हटाया जा सके। पाकिस्तान को जून 2018 में एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और उसे 27 बिंदु की कार्रवाई योजना सूची सौंपी गई थी, जिन पर अक्टूबर 2019 तक अंतिम कार्रवाई पूरी कर लेनी। 2018 में, जून 2018 में पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट कैटेगरी में डाल दिया और ये कहा गया एक 27 सूची दी गई जिसमें 27 बिंदु थे और पाकिस्तान से यह कहा गया कि पाकिस्तान को इन सभी बिंदुओं पर काम करना है और रिजल्ट दिखाना है। जो इसके लिए टाइमलाइन दी गई थी वो ये कहा गया कि अक्टूबर 2019 तक टाइम दिया जा रहा है। हालांकि कोविड सिचुएशन के चलते पाकिस्तान को ये समय जो है वो अक्टूबर 2020 तक एक्सटेंड करवा दिया गया था। उसके बाद अब जो आने वाले महीने में, अगले महीने जो FATF का जो पूर्ण सत्र होगा उसमें ये कदम उठाया जाएगा, फैसला उठाया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। पिछले मीटिंग तक की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कहा गया कि 27 जो पॉइंट की सूची है उसमें से पाकिस्तान ने 21 बिंदुओं पर काम कर लिया है, 6 बिंदु अभी भी शेष हैं। तो यदि वो 6 बिंदु पर पाकिस्तान का काम FATF को समझ में आ जाता है और जो एशिया प्रशांत संयुक्त समूह जो अपनी सिफारिशें रखेगा और अगर वो कहता है कि पाकिस्तान ने काम किया है तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल करके एकदम फ्री कर दिया जाएगा। तब से कम 4 बार उसे कार्रवाई के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है और बताया गया है कि पिछली समीक्षा तक उसने 27 बिंदुओं में से 21 पर पूरी कार्रवाई कर ली थी, जबकि 6 विषयों में उसके द्वारा कार्य किया जाना अभी शेष था। FATF के पूर्ण सत्र के पास 3 विकल्प हैं, मैंने आपको वही बताया। अब इससे पहले कि आगे बढ़े थोड़ी सी जानकारी जरा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि दरअसल ये FATF ये है क्या। अब हम अगर FATF की बात करते हैं तो FATF एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है जिसको 1989 में पेरिस में जो G7 का जो समिट हुआ था उसमें बनाया गया था। यदि FATF की अगर हम लोग बात करें और उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल हैं। ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना और जितने भी कानूनी तौर पर, रेगुलेटरी तौर पर इनिशिएटिव्स हो सकते हैं उन सभी इनिशिएटिव्स का पालन करना जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की समस्या को और बाकी जो जुड़े हुए खतरे हैं उनको रोका जा सके। यदि हम लोग सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं FATF के, तो FATF का सेक्रेटेरिएट OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहां पर सिचुएटेड है। यदि हम सदस्य देशों की बात करें तो 37 सदस्य देश हैं और भारत भी FATF का एक मेंबर है। FATF की 2 लिस्टें होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। यदि ग्रे लिस्ट की हम लोग बात करते हैं तो ग्रे लिस्ट उन कंट्रीज को दिया जाता है जिनके बारे में यह माना जाता है कि ये टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को पूरे तरीके से पनपाते हैं अपने यहाँ पे। यदि किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाला गया है तो ये एक तरीके से चेतावनी है उसके लिए कि वो उसके यहाँ ये सब जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रोके, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले, नहीं तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यदि हम लोग ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं NCCTs, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। ये वो कंट्रीज हैं जो सब पूरे विश्व के सामने प्रूवन है कि हाँ, इन देशों में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो होती हैं। यदि कोई कंट्री ब्लैकलिस्ट में आता है तो उसके ऊपर पूर्ण सैंक्शंस, पूर्ण प्रतिबंध लग जाते हैं। तो ये 2 कंडीशंस हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान इस समय ग्रे लिस्ट में है और कोशिश कर रहा है लगातार
कि कितना जल्दी हो सके वो ग्रे लिस्ट से अपने आप को बाहर निकालें। तो यही यहाँ पे हम लोग जानते हैं पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि सौंपे गए 27 विषयों में उसकी कार्रवाई और प्रमुख आतंकियों को जेल भेजने से FATF संतुष्ट हो और उसे राहत प्रदान करे। भारत यह आशंका रखता है कि अगर पाकिस्तान को यह राहत मिल गई तो वह अपनी सभी कार्रवाई को पलट देगा। तो यहां पे देखने वाली बात है कि ये जो FATF का जो पूर्ण सत्र होगा ये 3 फैसले ले सकता है। पहला, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखे। दूसरा, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दे। या फिर तीसरा, पाकिस्तान की कार्रवाई को देख करके खुश होकर के पाकिस्तान को ये जो लिस्ट पैटर्न है इससे बाहर कर दे। हालांकि भारत का मानना यह है कि FATF को पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कभी भी पलट सकता है और भारत को इस बात का बहुत बड़ा संदेह है कि ये सभी जो कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ कर रहा है पाकिस्तान, वो एक दिखावा है। और जैसे ही पूरी दुनिया का अटेंशन यहां से हटेगा, पाकिस्तान एक बार फिर अपने पुराने राग को अलापने लगेगा और दोबारा से आतंकवादी संबंधित गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाएगा। भारत देखता रहा है कि भारत की मोस्ट वांटेड सूचियों में शामिल ऐसे लोगों और आतंकवादियों को पाकिस्तान विश्व का दबाव और निगरानी घटते ही जमानत या फिर अभियोजन की कमियों के आधार पर रिहा कर देता है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि भारत के अंदर जो मोस्ट वांटेड सूची बनती है उसके कई आतंकवादियों को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते जेल के अंदर तो डाला, लेकिन जैसे ही लोगों का ध्यान हटा या तो उन्हें जमानत दे दी गई और या फिर कहीं ना कहीं अभियोजन की जो कमियां हैं उनके आधार पर उन्हें रिहा कर दिया गया। ऐसा ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिख सकता है कि पिछले महीने पाकिस्तान की एक कोर्ट ने अहमद ओमर शेख सईद नाम के व्यक्ति को, जिसको 1999 IC 814 हाईजैकिंग के टाइम पर भारत से रिहा किया गया था, उसके ऊपर 2002 में एक अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या का आरोप था। पाकिस्तानी कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि ओमर शेख सईद की जो सजा है उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। आप समझिए कि ये प्रूवन है, ये एक रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है और पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि भाई एक अदालत ये कहती है कि यह व्यक्ति जो है इसकी सजा को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारत के सामने जो आ रहा है। भारत लगातार ये काम कह रहा है, बात कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर से जैसे ही ग्रे लिस्ट का जो संकट है वो हटा तो कुछ समय के बाद पाकिस्तान दोबारा से अपनी उन्हीं गतिविधियों को शुरू कर देगा और पूरे के पूरे रीजन में एक बार फिर तनाव का माहौल बना सकता है। आगे का रास्ता, हाफिज सईद को केवल आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों में दोषी ठहराया गया है और अधिकतम 6 वर्ष की समवर्ती सजा सुनाई गई है। यदि हम लोग हाफिज सईद के बारे में बात करें, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि 2008 के जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे उसमें हाफिज सईद का पूरा हाथ था। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को अरेस्ट तो किया लेकिन किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं। हाफिज सईद को अरेस्ट किया गया आतंकी वित्त पोषण मामले के लिए और उस केस में उसे 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। यही हाल जकीउर रहमान लखवी के अरेस्ट से भी है कि जकीउर रहमान लखवी को आतंकी वित्त पोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है, ना कि किसी टेररिस्ट हमले के मामले में। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हाफिज सईद को मात्र 6 वर्ष की सजा सुनाई गई है उसी तरह से जकीउर रहमान लखवी को भी मात्र 5-6 वर्ष की सजा सुनाई जाए। इन सब चीज़ों को देख करके भारत का लगातार ये कहना है कि पाकिस्तान एक दिखावा कर रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान स्वयं वो देश है जो पूरी दुनिया में आतंकवाद अपने यहाँ से फैला रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद मसूद अजहर जैसे अन्य आतंकी किसी भी तरीके के न्यायिक अभियोजन से मुक्त रहे हैं। यदि हम लोग मसूद अजहर की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने उसको एक आतंकवादी जो है वो घोषित किया है। उसके बावजूद मसूद अजहर पाकिस्तान में एकदम फ्री होकर के घूम रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बनाए रखना उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक साधन है जहां पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण और आतंकी तत्वों पर कार्रवाई के दबाव में सक्रिय होता है। यही स्थिति भारतीय हितों के लिए अनुकूल भी रहेगी। जरूरी यह है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बनाया जाए, इसलिए क्योंकि यदि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा तो पाकिस्तान के ऊपर निरंतर एक दबाव रहेगा और पाकिस्तान को लगातार आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे और इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे और यही भारत के हितों के अनुकूल भी हमको दिखाई देता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस।
आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है। तीव्र वैश्वीकरण ने मनी लॉन्ड्रिंग को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में जन्म दिया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और इसका मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए नीतिगत स्तर के हस्तक्षेपों की चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।